जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। इसके पहले हम ये जानते हैं कि जो मगध है इट इज द बिगेस्ट किंगडम इन लैटर डेज। बाद के दिनों में मगध शुरू में क्या रहा, कैसे वो आगे बढ़ा, क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से मगध का जो क्षेत्र है वो बढ़ा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो मगध है ये अशोक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है, तो वो कैसे बनता है। ठीक, आज का जो बिहार का एरिया है, बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो क्षेत्र है, शुरू में मगध वहीं तक सीमित था। कुछ छत्तीसगढ़ का भाग है, कुछ पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो पटना जब हम देखेंगे तो पटना में गंगा और सोन नदी दोनों नदियां हैं, गंगा है और सोन नदी है। इन दोनों नदियों के संगम पर जहां ये दोनों नदियां मिलती है वहीं पर पटना है, और उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या था, पुराने समय में उसी को मगध महाजनपद बोला जाता था। इसी के आसपास का क्षेत्र मगध बोला जाता था। कारण क्या होगा, मगध का उत्कर्ष का कारण हम भी देख रहे हैं। गंगा सोन नदी का संगम है, गंगा नदी है, सोन नदी है। वैसे भी बिहार में नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो इन नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, जो गाद है, उससे बना होगा। यानी कि ये गंगैटिक एंड सोन नदी के प्लेन्स में ये था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत अच्छी मात्रा में होगी, प्रचुर मात्रा में होगी। जब प्रचुर मात्रा में कृषि होगी तो यहाँ का जो राजा है उसके पास पैसा ज्यादा हो गया। पैसा ज्यादा हुआ तो उसने क्या किया, बिग सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जिसमें राजसूय, ठीक, और एक वो अश्वमेध, इस तरीके के यज्ञ। तो जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि जो ये राजा हैं इनको क्या, कौन सी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, दैवी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। ईश्वर की इन पर असीम अनुकंपा है, इन पर जो गॉड है वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है, और अपनी शक्तियां उन्होंने राजा को दिया है। इसको देखकर जब पैसा आ गया, ये सारी चीजें हुई, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो भी इनका क्षेत्र रहा उसके इन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाया। ये मैंने आपको पहले बता दिया, फोर्टिफिकेशन करवा दिया। किस लिए, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, वेल्थ एंड वेल्थ, और अपनी समृद्धि और अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना जो क्षेत्र है उसका क्या करवा दिया, फोर्टिफिकेशन करवा दिया। और इस फोर्टिफिकेशन के बाद लगभग 2500 साल पहले जो महाजनपद हैं, ये जो महाजनपद हैं ये अस्तित्व में आ जाते हैं, आज से लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, पैसा आ गया, इन्होंने फोर्टिफिकेशन करवा लिया। फोर्टिफिकेशन करवाने के बाद जो राजा हैं इन्होंने आर्मी मेंटेन करना शुरू किया। द किंग्स बिगेन मेंटेनिंग देयर आर्मी। जो राजा हैं इन्होंने अपनी आर्मी, एक अलग आर्मी इन्होंने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, जितने भी राजा थे सबने। और जैसे इन्होंने आर्मी मेंटेन किया, आर्मी मेंटेन करेंगे तो आर्मी के खर्चे भी आएंगे, इनके भी खर्चे बढ़ेंगे। इसके साथ में आर्मी के रख रखाव में, यानी सेना के रख रखाव में जो खर्चे आएंगे वो आएंगे ही आएंगे। दूसरा, जो हथियार होंगे उनमें भी खर्चे आएंगे। तो मगध के पास हथियारों के लिए भी एक विशेष जो है प्रिविलेज रहा है कि जो मगध का क्षेत्र है वहां पर लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता था, तो इनके पास हथियार भी अच्छे मात्रा में मिलने लगा। कृषि होती थी, हथियार भी इनको अच्छे मिल गए। और ये वही एरा है मगध के उत्कर्ष का, जब लोहे के जो हथियार थे उनका इस्तेमाल बहुतायत में होने लगा था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मगध में सबसे पहले किन शासकों का शासन रहा है, किन लोगों का शासन रहा है। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि जो टैक्स है वो जो है पहुंचने लगा राजा तक, जो अधिशेष उत्पादन है इसके थ्रू, टैक्स के थ्रू राजा के पास पहुंचने लगा। जो लोग थे, जो श्रेणिक लोग थे वो बेकार करने थे। इन सब चीजों का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इन सब चीजों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि मगध पर सबसे पहले किन किन शासकों का। तो जो पहला, अगर हम ये पूछ लिया कि पहला कौन था,
और अगर ऑप्शन में दिया है तो हम लगाएंगे बृहद्रथ डायनेस्टी। पहला कौन था? बृहद्रथ डायनेस्टी। इसके बाद एक और आता है जो बहुत कम पूछा जाता है, ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन जानकारी के लिए आपको ये बात पता रहे कि ये भी हैं जिन्होंने शुरुआत में सबसे पहले मगध पे किन शासकों ने राज किया है। तो बृहद्रथ नाम के जो बृहद्रथ डायनेस्टी या बृहद्रथ वंश के जो शासक थे, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने मगध पर शासन किया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आगे चलते हैं तो अब हम आते हैं जो हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर। जैसे सबसे पहला कौन सा होगा? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। अब इस वंश के बारे में एक खास बात है। खास बात यह है कि इसके जो भी राजा हुए हैं ना, वो अपने बाप को मार के हुए। अपने बाप को मार के हर्यंक वंश के राजाओं ने राज किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं पितृहंता। इसीलिए इस काल के जो राजा हैं उनका नाम दे दिया गया कि ये लोग क्या हैं? पितृहंता, क्योंकि ये लोग अपने बाप को ही मार देते थे। किसके लिए? गद्दी पाने के लिए। ठीक है, चलिए, इसका जो संस्थापक होगा वो कौन होगा? हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बहुत दिमागी आदमी। इसको पता था कि हर आदमी को युद्ध करके नहीं हराया जा सकता है। जो आपसे मजबूत है उससे आप युद्ध करके नहीं हरा सकते हैं उसको। इसने क्या किया? पहला काम तो ये किया कि ठीक है युद्ध करेंगे हम। युद्ध भी किया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। युद्ध करके किसको जीता? अंग को। अंग जो महाजनपद था, सबसे पहले युद्ध से उसको मिला लिया किसमें? मगध में। और मगध का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद इसने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि और बढ़े। तो इसने तीन शादियां कर ली। एक नहीं, तीन शादियां की इसने, और तीन अलग अलग राजाओं के घरों में, तीन अलग अलग कुलों में। ठीक, और सबसे कुछ न कुछ ले लिया कि तुम दहेज में ये लेके आओ, तुम दहेज में वो लेके आओ, तुम ये लेके आओ। इसमें सबसे पहला जो आएगा वो काशी के नरेश थे। काशी नरेश की एक पुत्री थी, और काशी के जो नरेश थे उनका भाई था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन थी और काशी नरेश की पुत्री थी, जिसका नाम आता है महाकोशला। और जब इसने इससे विवाह किया तो काशी का क्षेत्र किसको मिल गया? काशी का क्षेत्र मिल गया किसको? बिंबिसार को। दहेज में क्या मिल गया? इसके थ्रू इनको दहेज में क्या मिल गया? काशी मिल गया। अब काशी महत्वपूर्ण कैसे है, ध्यान दीजिएगा। काशी से इनको 1,00,000 का टैक्स आता था। 1,00,000 टैक्स कहां से आता था? काशी। इससे हमको यह पता चलता है कि यह वह जमाना है जब जो सिक्के हैं उनका प्रचलन बहुतायत में यानी भरपूर मात्रा में होना शुरू हो गया था। ठीक, अगला विवाह इन्होंने कहां से किया? काशी से कर लिया। तो काशी उस समय अपने आप में गंगा नदी के किनारे पर है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी वेल्थ अच्छी खासी उनके पास है। 1,00,000 इसको महीने में टैक्स और मिलने लगा, और मजबूत हुआ तो अच्छा, एक शादी में ये हुआ तो अगली में तो और ज्यादा हो जाएगा। इन्होंने दूसरी भी कर ली। और दूसरा विवाह किससे कर दिया? लिच्छवी राजकुमारी थी। और उस समय इनकी स्थितियां बड़ी अच्छी थी जो लिच्छवीय थे, क्योंकि इनमें 8 संघ था। वज्र में 8 कुल थे, और उन कुलों में लिच्छवी राजकुमारी थी। उसका एक वंश है लिच्छवी, उनकी राजकुमारी थी, जिससे इन्होंने विवाह कर लिया, जिसका नाम था चेल्लना। और जो अजात शत्रु है इन्हीं के पुत्र हुए चेल्लना के। अगला इन्होंने क्या किया? जो मद्र देश की कन्या थी, एक मद्र देश पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, मद्र देश, वहां की एक कन्या थी, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। 1 2 3 विवाह किए। युद्ध कितना लड़ा? सिर्फ एक। अंग से युद्ध लड़ा, अंग को मिला लिया। उसको कमजोर लगा कि हाँ अंग कमजोर है, मुझसे मिला लेते हैं। बाकी से सोचा कि अब नहीं जीत पाएंगे, तो क्या कर लिया? विवाह किया। ठीक है, और जो मद्र देश की कन्या थी उसका नाम क्या था? क्षेमा। इनकी 3 पत्नियां हुई, महाकोशला, चेलेना और क्षेमा।
तो 3 जगह तो इन्होंने विवाह करके अपना संबंध स्थापित किया और अपने राज्य को विस्तार कर लिया। अगली जगह इसने और दिमाग लगाया, एक जगह जो अवंती है, तो अवंती भी उस समय मगध का बहुत बड़ा, मगध और अवंती का थोड़ा सा विवाद चल रहा था, भयानक वाला। तो हुआ ये कि जो अवंती का राजा था उसको पांडु हो गया, पीलिया रोग हो गया। आज की डेट में पीलिया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले पीलिया का बहुत भयानक वाला मतलब होता था। ठीक, तो क्या हुआ, उनको पीलिया था, तो इसका राज्य वैद्य था जिसका नाम था जीवक। राज्य वैद्य था जीवक, और जीवक को भेज दिया कि आप एक काम करिए कि जो अवंती के राजा हैं जिनका नाम है चंड प्रद्योत, उनका जाइए इलाज कीजिए, उनको ठीक करिए और ठीक करके उनको हमारे फेवर में करिए। तो इसने इनका इलाज किया, ये जब ठीक हो गए तो इन्होंने इनका क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। और समर्थन कर दिया तो थोड़ा सा भाग वो मिल गया, बीच में एक बच रहा था उसको भी ये ले लिए। ठीक है, दूसरा इसको अब थोड़ा सा अब कुछ पॉइंट है क्योंकि इतने ही हैं जिनके बारे में, इसको श्रेणिक भी कहा गया है पुराणों में, और जो जैन ग्रंथ है उसमें इनको श्रेणिक नाम दिया गया है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये जैन व बौद्ध दोनों के पोषक थे, यानी जो है आपके बिंबिसार जी हैं, ये जैन मत के भी पोषक थे और बौद्ध मत के भी पोषक थे। ठीक, तो बिंबिसार के बारे में ये चीज हो गई। इसके बाद हुआ ये कि जो इनका पुत्र था, ये बहुत दिनों तक इन्होंने शासन किया, इतना शासन कर लिया कि इनका जो लड़का था वो पागल हो गया। कहा यार जिंदगी भर तुम ही शासन करोगे, अब आओ मुझे आने दो। तो इनका जो शासन काल है वो 540 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। अच्छा, इतने दिनों में इन्होंने 3 विवाह किए। अब लड़का इनका बड़ा हो गया, उसको शादी करने का मौका ही नहीं दे रहे थे। तो जब उसको मौका नहीं मिला तो उसने क्या किया, इनको मार दिया। अपने पिताजी को पीछे से भाला लिया, मारा, गए, वो शहीद हुए। तो इसके बाद कौन बना, अजातशत्रु। और ये खतरनाक आदमी, अजातशत्रु जो है ये खतरनाक आदमी। इसने कहा छोड़ो, जिससे शादी वादी किए पिताजी किए हैं, हम शादी नहीं किए किसी से, हम जिसको जीतना होगा जीतेंगे, जिससे युद्ध करना होगा उससे युद्ध करेंगे। ठीक, तो इसने क्या किया कि जो कौशल था, कौशला जिस महाकौशला से विवाह किया था, तो जो कौशल था उसने युद्ध किया कौशल से, और कौशल से जब युद्ध किया तो क्या हो गया कि जो कौशल का राजा था प्रसेनजीत, यानी इनका मामा एक तरीके से, वो युद्ध हार गए। प्रसेनजीत इसमें हार गया, और जब प्रसेनजीत इससे युद्ध में हार गया तो प्रसेनजीत ने इनके पिता वाला फार्मूला अपनाया और क्या किया कि इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। कहा तुम्हारे पिताजी यार अच्छे आदमी थे, तुम युद्ध लड़ रहे हो, जो गलत बात है। ठीक है, तो जो है इनसे क्या कहा कि तुम हमारे यहाँ की लड़की, हमारी लड़की से आप विवाह कर लीजिए, और विवाह के बाद आप युद्ध मत करिए, शांति से रहिए। चलिए, ये हो गया पहली चीज। अगली बार इसने ये किया कि इनके एक बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक, जिनका नाम था अब हम करते हैं वज्रसेन, लिच्छवी। अब देखो लिच्छवी पर इसने आक्रमण नहीं किया, लिच्छवी जो है इसलिए विशेष उस पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि इसके सगे रिश्तेदार थे भाई, इनकी जो माँ थी वो लिच्छवियों की कन्या थी। तो इन्होंने पूरे वज्र संघ पे आक्रमण किया और वज्र संघ पे आक्रमण करके उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। वज्र संघ पर इसने आक्रमण किया, ठीक है ना, और जहां पर इसने क्या किया, जो इनके लिच्छवियों थे, लिच्छवियों की शक्ति को तोड़ दिया पूरी तरीके से। ठीक, लिच्छवियों की जो शक्ति थी उनको तोड़ दिया। और इसमें क्या इस्तेमाल किया, इसने कूटनीति इस्तेमाल किया। अपने जो एक मंत्री थे उनको भेज दिया, जाइए वहां पता करिए क्या क्या कमियां हैं। तो पता करके आया और इनको क्या किया, हरा दिया इसने पूरी तरीके से। और देखो कौन कौन लिखा है, कौशल, कौशल को हराया और वज्र संघ को, यानी 2 इसने मिला लिया जो इसके महत्वपूर्ण काम रहे मगध के लिए।
ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन कौन से। सबसे पहली चीज, ये जब गद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष जो महात्मा बुद्ध थे इनको परिनिर्वाण मिल गया था। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। ठीक, अगला, इसने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी। द्वितीय नहीं, पहली बौद्ध संगीति इसने करवाई थी। पहली बौद्ध संगीति इसने कहां करवा दी थी? राजगृह में। ठीक, अब इनके बाद जो ये हुए, इनके बाद शासन कौन करेगा? तो इनके पिता थे, सॉरी इनका अगला लड़का, इनका लड़का क्या था? उसका नाम उदयन। ठीक, उदयन ने शासन किया 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 444 ईसा पूर्व तक गद्दी में रहा, और 492 से 460 तक इनके पिताजी रहे अजातशत्रु। इसने क्या कर दिया कि जो पाटलिपुत्र है, अपनी राजधानी कहां लाकर खड़ी कर दी? पाटलिपुत्र में, यानी पटना में लाके इसने अपनी राजधानी किया। कहां पर है? गंगा और सोन नदी के जो है मुहाने पर। अब जो ये उदयन है, उदयन के 4 पुत्र हुए। अनिरुद्ध, एक हुआ मुंडक, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक और सब ये 3 ही थे। और इन तीनों ने बारी बारी मगध पर शासन किया। एक बार ये, फिर ये और फिर ये, और अंतिम में किसने किया? नागदशक। यानी इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक, और जनता ने इसको गद्दी से उतारकर फेंक दिया। जनता ने नागदशक को गद्दी से उतारकर फेंक दिया और इसकी जगह पर किसको बैठाया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के शासक थे और उनका नाम ही था शिशुनाग, और इन्हीं के अमात्य थे। तो अगला वंश कौन सा हुआ? शिशुनाग वंश। पहला वंश कौन सा हो गया? हर्यंक। अगला वंश शिशुनाग वंश। ठीक, हर्यंक वंश शिशुनाग कैसे बैठे? उदयन थे, इनके अमात्य थे, ये जनता द्वारा इनको चुना गया। ठीक है ना? और इसके संस्थापक कौन हुए? शिशुनाग। ये क्या है? इसके संस्थापक है। ठीक, तो ये आसान तरीका है, आप एक ऐसे ट्रायंगल बना कैसे कर सकते हैं। इसको भी मैंने किसी से सीखा है, मैंने कहा आप लोगों को भी अप्लाई करके बता देते हैं। शिशुनाग वंश का पहला शासक हुआ शिशुनाग। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें मैंने बता दी। इसने क्या किया कि जो राजधानी पाटलिपुत्र गई थी उस जगह से राजधानी को स्थानांतरित करके, पहले पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र से इसने राजधानी कहां कर दी? वापस ले आया कहां पर? राजगृह में। ठीक है ना? राजगृह इसके पुत्र ने की थी, वैशाली में, वैशाली में। ठीक, फिर इनके पुत्र हुए कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। कालाशोक, या इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कब से कब तक इसने शासन किया? 394 से 365 ईसा पूर्व तक किसने शासन किया? कालाशोक ने। कालाशोक ने कुछ विशेष काम करवाए, जैसे कालाशोक ने ही द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो करवाई। तो कालाशोक का कुछ महत्वपूर्ण है, बस बहुत ज्यादा नहीं। जैसे क्या करवाया इसने? द्वितीय बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किस पे हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। दूसरा, इसने क्या किया? पाटलिपुत्र से वापस कहां ले आया? वैशाली से राजधानी वापस कहां ले आया? पाटलिपुत्र। और जो दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? वैशाली में। अब इसने ये काम किया, फिर ये अपने आसपास में ही घूम रहा था। सोचा मेरा गांव है, मेरा घर है, कौन मुझे यहां मारने वाला है? तो राजधानी में ही घूम रहा था, अपने घर के पास में ही घूम रहा था। वहीं पर इसको किसी ने हत्या कर दी। किसी ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, और हत्या करके
शासन पर किसको बैठा दिया गया। इसके बाद जब ये गए तो इनके जाने के बाद नंद वंश आ गया। शिशुनाग वंश में सिर्फ 2 लोगों का नाम आएगा। अगला वंश कौन सा है, नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, नंद वंश। संस्थापक कौन है इसके, महापद्म नंदिन। इसके संस्थापक कौन है, महापद्म नंदिन। ठीक, और इनकी हत्या किसने कर दी, इसकी हत्या की किसने, महापद्म नंद। इसकी हत्या, इसका नाम क्या था, महानंदिन। इसका नाम था महानंदिन। हत्या किसने की, हत्या कर दी महापद्म नंद ने। ठीक, महापद्म नंद इनकी हत्या करने के बाद बैठा गद्दी पर। इसको नाम क्या दिया गया, एक छत्र व एक राट। इन लोगों का कोई विशेष काम नहीं रहा मगध में। इन लोगों का कोई मगध के उत्कर्ष में कोई काम नहीं रहा। हाँ, इन्होंने शासन किया है, वहां की जो जनता है उससे टैक्स लिया है, उसका बढ़िया मौज किया है, अय्यासी की है, खूब अय्यासी की है इन लोगों ने। अब अय्यासी के चक्कर में इनकी मौत भी होगी, जो महापद्म नंद जी हैं। कैसे होगी मैं बता रहा हूं, अभी देखिएगा। महापद्म नंद को एक छत्र या एक राट की उपाधि धारण करा दी गई कि ये बस अकेले हैं, जो है यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, यही अकेले राजा हैं, बाकी सब इनकी प्रजा जितने हैं सब। ठीक है, इनकी हत्या किसने कर दी, इन्हीं के पुत्र थे, दासी पुत्र, जिन्होंने इनकी हत्या की थी, घनानंद। तो इनके कुछ काम है जिनको हम देख लेते हैं। कलिंग पहली बार किसने जीता, इन्होंने। एक काम इन्होंने किया, पहली बार कलिंग विजय का जो वो जाता है, श्रेय जाता है, वो महापद्म नंद को जाता है। अब इसका हमको मिलता कहां पर है, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग का। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने कलिंग में क्या खुदवाई थी, एक नहर खुदवाई थी। जो महापद्म नंद है नंद वंश के, इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख में एक नहर खुदवाई थी। ठीक, अगला जो इनके लिए काम मिलेगा, अगला क्या हो गया, महापद्म नंद की हत्या किसने कर दी, घनानंद ने। और घनानंद क्या था, इन्हीं का दासी पुत्र था। ठीक, अय्यास आदमी, उन्हीं के दासी का पुत्र घनानंद। घनानंद ने इनकी हत्या कर दी और बैठ गया खुद कि अब मैं आऊंगा। और जो ये घनानंद था, ये निहायत बेवकूफ आदमी। ठीक, हमेशा दारू पी के नशे में मस्त रहता था। इसको दुनियादारी किसी चीज से कोई मतलब नहीं थी, इसको सिर्फ अपने अय्यासी से मतलब था, और खूब अय्यासी करता भी था। तो घनानंद ने क्या किया कि चाणक्य नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी बड़ी बेइज्जती की। ये वही वाले घनानंद हैं जिन्होंने विष्णुगुप्त या चाणक्य की बड़ी बेइज्जती की थी। ठीक, और इन्हीं के शासनकाल में जो सिकंदर जी हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में किया था। अब ये तो इनकी किस्मत अच्छी है, और कुछ जो माइथोलॉजीज हैं उसके हिसाब से चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है उनके शिविर में गए थे, वहां पर कुछ उन्होंने भ्रांतियां फैला दी थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने ब्यास नदी पार ही नहीं की थी, वहां की जो सेना थी। क्योंकि अगर सिकंदर ब्यास नदी पार कर जाता तो हो सकता है कि जो भारत है, जो घनानंद है, ये युद्ध हार जाता। क्योंकि इसके समय में मगध बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, और जो इसकी जनता थी वो खुद इससे बहुत नाखुश थी। तो जनता के इस्तेमाल से इसी घनानंद को, ठीक है ना, जनता के सहयोग से सिकंदर ने आक्रमण किया। ये पहला पॉइंट हो गया इनके बारे में। इन्हीं के समय में आक्रमण किया था। वो ब्यास नदी, उनके जो सैनिक थे उन्होंने ब्यास नदी पार करने के लिए मना कर दिया था। जनता के सहयोग से चाणक्य ने इनको गद्दी से उतार दिया। अगला जो महत्व जो इनके बारे में होगा वो ये कि इनके उतारने के बाद राजा कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से भारत के सबसे महान डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक, जिसका सबसे महान शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त, सॉरी सम्राट अशोक। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।